किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ना तो वो पैसा है, ना जगह है, ना कुछ है, वो है भरोसा। आप जैसे डॉक्टरों से ऐसी बातें पूछने का मौका मिल नहीं पाता है आसानी से। मेरे कई फ्रेंड्स फिल्म इंडस्ट्री में थे, अचानक सडन डेथ के शिकार हुए। जिम गए, हार्ट अटैक हुआ। एक बहुत ही फेमस एक्टर, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो चले गए। एक हमारे फ्रेंड थे, स्टेज पे गए थे, कुछ उनको घबराहट सी हुई, वो स्टेज से नीचे आए, वो वहीं एक्सपायर हो गए। ऐसे 5-7 मेरे सर्कल में से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो सबको हार्ट से रिलेटेड हुआ है। तो ये ऐसा क्या कारण था कि उनको टाइम तक नहीं मिल पाया। जब मैं आया था, जो भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था, और आज मैं जिस पोजीशन के ऊपर हूँ, पहले मैं 3-4 किलोमीटर भागता था, अब मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों का जो रूटीन रहता है वो बड़ा हैक्टिक रहता है। एक बार सुबह जब सेट के ऊपर पहुंच गए 8-9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, और उसके बाद जब वापस आने का कोई टाइम होता नहीं है, मोस्टली आते हैं 11 बजे, 12 बजे। खाने पीना ऊपर नीचे रहता है। डाइट लें जिसमें कि सारी चीज़ें कार्ब्स कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट कम हो, ऑयल कम हो उसके अंदर, और फाइबर्स ज़्यादा हो, फ्रूट्स हो, तो हम सब चीज़ों को एक लिमिटेड पोर्शन दें। क्या ये जो वैक्सीनेशन हुए थे कोविड के टाइम के, क्या वो वैक्सीनेशन रिस्पॉन्सिबल हैं सडन जो हार्ट की प्रॉब्लम्स देखना शुरू हुई है लोगों के अंदर? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, अपने आप को फिट भी रखना होता है। तो आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और कैसे चीज़ों को ओवरकम करते हैं? क्योंकि शूटिंग एक बार शुरू हुई फिर ये सब रह जाता है। मतलब ना एक्सरसाइज का टाइम होता है, ना आपको कुछ बीच में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो तो फिर हम लेके जाते हैं अपनी तरफ। अब आपने ये एक्टरों वाली बात तो पूछ ली कि एक्टर्स कैसे बिजी रहते हैं और उनका रूटीन क्या रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स का रूटीन क्या रहता है, आप लोगों का भी। और आप तो बिल्कुल मतलब इमरजेंसी वाले डॉक्टर हैं, जहाँ पे कि आपको मतलब कब फ़ोन आ जाएगा, कब जाना पड़ जाएगा, मालूम नहीं। आज मैं आप सबको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो जयपुर को बिलोंग करते हैं, बट अब एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक उभरते सितारे हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, जिनको आप पहले भी जानते होंगे। पहले आपने उनको कई जगह पर देखा होगा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फिल्मों में, सीरियल्स में, एड में। तो मिलते हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत मिस्टर इमरान हाशमी जी से, जो कि जयपुर को बिलोंग करते हैं और अब फिल्म इंडस्ट्री में एक उभरते हुए बड़े सितारे हैं। इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारी क्लिनिक में आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, थैंक यू तो मैं बोलूँगा जी। कि जिस तरीके से मतलब अब मैं आपसे मिला था, तो कोई आपसे मिलने का मतलब एक डॉक्टर से क्यों मिलता है कोई आदमी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो। जी। और जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे मिला था, वो प्रॉब्लम मेरी ऐसे रफा दफा हुई कि पता भी नहीं चला मुझे कि कुछ हुआ था मुझे उस किस्म की बात। और एक बात मैं बीच में बोलना चाहूँगा, ये बात कि डॉक्टर्स, तब मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे में डॉक्टर्स मतलब आप कहते हैं कि सारे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर सारे बॉम्बे के अंदर मिलते हैं, लेकिन मैं बॉम्बे छोड़ के यहाँ पर आया तो उसकी कोई वजह रही होगी, और उसकी वजह थी आप, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि आपके बारे में जो तो हम तो जानते ही हैं, पहले से जयपुर के हैं, तो आपका नाम तो हमेशा से ही सुनते आए हैं। और किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ना तो वो पैसा है, ना जगह है, ना कुछ है, वो है भरोसा। वो जो भरोसा था ना आपके साथ जी। बस वही एक चीज़ थी कि मैंने, जब मैं आपके साथ था तो मैंने अपने भाइयों को, इनको सबको बोल रखा था कि भाई कोई आना भी मत यहाँ पे, ज़रूरत ही नहीं है मुझे, कोई रात को मेरे पास रुका भी नहीं। जी। जी। सो थैंक यू इमरान जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, कि जो आपको प्रॉब्लम थी उसको हमने ट्रीट किया, और ट्रीट होने के बाद अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसा वो आप फील करते हैं, क्या आप अपना सारा वर्क रूटीन सब चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं, और उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब मैं आया था, जो भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आया था, और आज मैं जिस पोजीशन के ऊपर हूँ, पहले मैं 3-4 किलोमीटर भागता था, अब मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ। जिम में रेगुलर करता हूँ, रनिंग, वॉकिंग, योगा, वो सब हूँ। मैं पहले से ज़्यादा फिटर हूँ, पहले से ज़्यादा फिट हूँ। मेरे जो मैं अब फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं मतलब मैं 30 इयर्स की एज में भी ऐसा फील नहीं करता था। मैं अपनी एज के लोगों से कम 10-15 साल पीछे चल रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे से मैं फिट हूँ। मुझे कहीं कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं। आई एम मोर फिटर देन बिफोर। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों का जो रूटीन रहता है वो बड़ा हैक्टिक रहता है। एक बार सुबह जब सेट के ऊपर पहुंच गए 8-9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, और उसके बाद जब वापस आने का कोई टाइम होता नहीं है, मोस्टली आते हैं 11 बजे, 12 बजे। खाने पीना ऊपर नीचे रहता है। दोपहर का खाना है 3 बजे खा रहे हैं, 3 बजे का रात को खा रहे हैं, रात को खाना घर आके 12 बजे खा रहे हैं, फिर सोना भी है, फिर सुबह वापस जाना है।
तो इस रूटीन के अंदर अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए? सो इमरान जी, ये केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे अलग प्रोफेशंस भी हैं जिनके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं। वर्क स्ट्रेस है, और वर्क के दौरान हम काम में इतने ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हम अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जब आप काम के लिए जा रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो फिल्म का प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टरी का प्रोफेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वर्क इम्पॉर्टेंट है बट अपनी हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, उसको हमें जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं उसके पहले हम अपना टाइम दें। 1 घंटा हम अपने आप को अपनी हेल्थ के लिए दें। जैसे कि आप ऑलरेडी अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कमांडेबल हैं, उनको आप रूटीन फॉलो करते रहें। दूसरी चीज़, खाने में कई बार हमारा खाना स्किप हो जाता है, बट कोशिश करें कि पहली चीज़ तो ये कि हम जब भी घर से बाहर निकले कुछ ना कुछ खा के निकलें, ब्रेकफास्ट करके निकलें, सो दैट अगर आपने पूरे दिन में भी कुछ भी नहीं खाया तब भी आपके पास एक एनर्जी रहे। दूसरी चीज़ कि बीच बीच में हमेशा बैठे ना रहें। कोई भी प्रोफेशन हो कि हम कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, तो वो बैठे ना रहें। कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको जहाँ टाइम मिले वहाँ थोड़ा सा एक्टिव हों, चलें फिरें, थोड़ा सा वॉक करें, इधर से उधर वॉक करें, थोड़ा सा बीच बीच में स्ट्रेचिंग कर लें, सो दैट आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स, आपकी बॉडी एक एक्टिव मोड में हमेशा रहे। ये एक रूटीन है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना है। इस लॉन्ग टर्म के फॉलोअप में आपको अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को, अपने हार्ट को, अपनी किडनी को, लंग्स को, लिवर को, हर चीज़ को स्वस्थ बना के रखना है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको फिट रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिट हैं तो आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। फिट रहने के लिए अपने खाने का ध्यान रखना है। खाने के ध्यान करने के लिए कोशिश करिए कि आप खाना टाइम से खाएं। कई बार नहीं खा पाते हैं, तो जब भी टाइम मिले उस टाइम पे अपना खाना खाएं। खाने में जो है, कई बार हम बाहर का खाना खाते हैं, इट्स नॉट हेल्दी फॉर एनीवन फॉर अ लॉन्ग टर्म। कभी कभार महीने में 2-4 दिन खाना इज़ ओके, बट जब हम डेली बाहर ही खाना खा रहे हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म पे हमारे अफेक्ट डालता है। तो कोशिश करें कि अगर हम घर से ही लेके जाएं या घर से हमारे खाना आ जाए, दैट वुड बी द बेस्ट। क्योंकि हम एक हेल्दी डाइट लें, और एक डाइट लें जिसमें कि सारी चीज़ें हों, कार्ब्स कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट कम हो, ऑयल कम हो उसके अंदर, और फाइबर्स ज़्यादा हो, फ्रूट्स हो, तो हम सब चीज़ों को एक लिमिटेड पोर्शन में लें। कई बार क्या होता है कि हम सुबह से निकले, घर से नाश्ता करके निकले, फिर दोपहर में खाना भी खा लिया, फिर शाम को 4-5 बजे फिर भूख लगी, फिर हम बिस्किट भी ले रहे हैं, फिर हम कभी टोस्ट भी ले रहे हैं। तो हम कई चीज़ें ऐसे ऐसे करते हुए बहुत सारी कार्ब्स ले लेते हैं जिनको हम जाने अनजाने में नज़रअंदाज करते जाते हैं। कोशिश करें कि हम अपने साथ में जब भी कोई चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, कोशिश करें शुगर को अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम बिस्किट्स ना लें, हम वो चीज़ें ना लें जिनमें कैलोरीज ज़्यादा है, क्योंकि 1-2 बिस्किट इज इक्वल टू 1 चपाती। ओह! सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। दूसरी चीज़, अगर आपको शाम को कई बार भूख लगती है, 4-5 बजे का ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हर किसी को एक भूख लगती है, चाय के साथ बोलते हैं स्नैक्स ले लेते हैं, बिस्किट्स ले लेते हैं। ट्राई टू अवॉइड दैट। इफ़ यू हैव टू टेक समथिंग जो कि प्रोटीन हो, जैसे सिंपल चीज़, चने ले लिए, हुँ, मूंगफली ले ली, हुँ। ठीक है, या फिर आप घर से कुछ फ्रूट्स लेके चलें तो फ्रूट्स ले लिए। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पेट को हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, सटाइटी सेंटर, तो उसको वो स्टिमुलेट होता है। जब तक कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाए तब तक हमें भूख लगती रहती है। तो अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ खाना है उस टाइम पर, चाहे वो आप, लेकिन हम कुछ ना कुछ में ज़रूरी नहीं कि हम कार्ब्स लें, हम प्रोटीन वाली चीज़ें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे कि कुछ भी पेट में गया हमारा सेंटर, सटाइटी सेंटर सेटिस्फाई हो जाएगा, सो दैट फिर हमें पूरी भूख नहीं लगेगी। तो अल्टीमेटली हमने कैलोरीज भी नहीं ली, और हमने अपने कार्ब्स भी नहीं गए जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पे नुकसान भी नहीं करेंगे, और हम अपना प्रोटीन भी लेते हुए रहेंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपसे कुछ पूछने का मौका मिला है तो ऐसे आप जैसे डॉक्टरों से ऐसी बातें पूछने का मौका मिल नहीं पाता है आसानी से। मेरे कई फ्रेंड्स जो फ़िल्म इंडस्ट्री में थे, अचानक सडन डेथ के शिकार हुए हैं। जिम गए, हार्ट अटैक हुआ। एक बहुत ही फेमस एक्टर हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो चले गए। एक हमारे फ्रेंड थे, स्टेज पे गए थे, कुछ उनको घबराहट सी हुई, वो स्टेज से नीचे आए, वो वहीं एक्सपायर हो गए। ऐसे 5-7 मेरे सर्कल में से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो सबको हार्ट से रिलेटेड हुआ है।
तो ये ऐसा क्या कारण था कि उनको टाइम तक नहीं मिल पाया और अच्छी एज में थे और फिट थे? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट है आज के सिनेरियो के हिसाब से। तो ये जो चीज़ है जिसमें सडनली कोई भी पेशेंट हो, कई बार हम देखते हैं कि कोई सड़क पे चलते हुए सडनली एकदम से बेहोश हो गया, कोई स्टेज पे देते हुए एकदम से कोलैप्स हो गया, कोई फुटबॉल खेलते हुए सडनली कोलैप्स हो गया, और कई बार कोई लेक्चर देते देते, कोई डांस करते करते सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, और उसके बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स देर इज द पर्सन इज नो मोर। इस कंडीशन को बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि एकदम से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसका बहुत मेजर रीजन हार्ट अटैक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ हार्ट अटैक, बट और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जैसे कि दिल के अंदर जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वैसे ही दिल के अंदर भी धड़कन होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो कई बार वो इलेक्ट्रिसिटी में, उस रिद्म में कई बार प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में, तो उसकी वजह से भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट के अंदर, जो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, वैसे ही हार्ट को भी सप्लाई करने वाली चैनल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, और उसकी वजह से भी हार्ट अरेस्ट हो सकता है। कभी कभी वॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके अंदर किसी के वॉल में सिकुड़न है, वॉल में लीकेज है, तो उसकी वजह से भी सडन हार्ट अरेस्ट हो सकता है। ये एक मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजंस होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कभी अपने आप को रूटीन चेकअप नहीं कराते। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो देयर आर दो प्रॉब्लम है जो सडनली ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं। एक तो ये कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, और दूसरा अगर हो जाता है तो उस समय क्या एक्शन लिया जाए। तो पहली चीज़ तो प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंट करने का तरीका है कि हम अपना रेगुलर रूटीन चेकअप कराते रहें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 30 ईयर्स के एज हैं, 40 ईयर्स की एज है, जिन्होंने आज तक अपना ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं कराया। रेगुलर को आप किस इंटरवल पे रेगुलर सो बोलेंगे? एवरी 1 to 2 years there has to be one routine checkup, and routine checkup में so the term is know your numbers. What is the meaning of know your numbers is every person who is above 30 years should know 3-4 things कि उसका हार्ट रेट कितनी चल रही है, रूटीन हार्ट रेट क्या है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसके शुगर का लेवल क्या है, उसके कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम, even in the consensus we have done a registry data across India, even Southeast Asia, कि 30 to 40 years के पेशेंट्स में जो एसिम्टोमेटिक हैं उसमें कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर पहली बार डायग्नोज ही तब होता है जब किसी ने ज़बरदस्ती करके बोला कि आप ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, और वो ब्लड प्रेशर लंबे समय से चला हुआ आ रहा होता है। तो उन्होंने कभी अपने नंबर्स चेक ही नहीं किए। कई बार यंग पेशेंट, फिट पेशेंट जो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, अपना काम रूटीनली कर रहा है, बिल्कुल दुबला पतला है, और उसका जब एक बार शुगर चेक कराया तो उसमें पता चला कि HbA1c इज मोर देन 10। शुगर अनकंट्रोल चल रही है, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम्स नहीं देते, ये धीमे धीमे करके बॉडी को हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, पैरों के अंदर, किडनी के अंदर डैमेज करते जाते हैं। पर जब एकदम से सडनली चीज़ें होती हैं तो सडनली वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होती हैं। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने ब्लड प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, शुगर के बारे में पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता ही नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है फिर भी वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। देयर आर मैनी पेशेंट, मतलब लास्ट वीक आई डिड 4 पेशेंट एंजियोप्लास्टी, age of 33 year, 37 year, 39 year, and one is 42 years. All 4 patients had a cholesterol level high. LDL was more than 200, 160, 170. सो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो धीमे धीमे करके डिपॉजिट हो रहा है, वो सडनली फिर एकदम से हार्ट अटैक का। तो आपका मतलब है जिन लोगों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ हम्म। वो पहले कहीं उनके अंदर कुछ चल रहा था, सडन कुछ नहीं हुआ है। वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ओवर अ पीरियड टाइम ये बॉडी में डैमेज कर रहा होता है। फिर एक मूवमेंट ऐसा आता है जहाँ पे बॉडी में स्ट्रेस हुआ या कोई भी चीज़ हुई, वो सडनली उसने वहाँ पे प्लाक को रप्चर करता है। प्लाक का मतलब है कि वहाँ पे बॉडी के हार्ट की जो चैनल्स हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो रहा है। उस डिपॉजिशन पे अब कभी कोई स्ट्रेस होता है तो वो जो प्लाक होता है वो सडनली रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद वहाँ पे सडनली क्लॉट बनता है। वो क्लॉट सडनली हार्ट को ब्लॉक कर देता है। जब वो सडनली हार्ट की वेसल्स को ब्लॉक करता है तो वो हार्ट अटैक करता है।
जब वो हार्ट अटैक करता है तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और उसने पेशेंट ने को टाइम मिला हॉस्पिटल तक पहुंचने का, एक वो सिचुएशन है जहां पेशेंट को टाइम ही नहीं मिला। वो दूसरी सिचुएशन जिसमें पेशेंट को टाइम नहीं मिला, उसके अंदर क्या होता है कि जब सडनली हार्ट ब्लॉक होता है या हार्ट की जो नस ब्लॉक हो जाती है, वो हार्ट के एक स्पेसिफिक हिस्से को सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बंद हो सकती है, या तो वो कम हो सकती है या फिर हार्ट की धड़कन बहुत तेजी से, इतनी ज़्यादा तेजी से चल जाए कि वो हार्ट यूं फिब्रिलेट करने लगे, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और जब वो कंडीशन होती है तो उस समय सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और सडनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पेशेंट को बचाना होता है, अदरवाइज पेशेंट इज नो मोर। अगर हमारी बॉडी को 4 मिनट अरेस्ट हो जाए, हार्ट अरेस्ट हो जाए और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुए ब्रेन को 4 मिनट्स, देन ब्रेन डेड हो जाता है। फिर उसके बाद भले ही हार्ट बच जाए, भले ही पेशेंट रिवाइव हो जाए, तो भी पेशेंट इज ब्रेन डेड। तो नो योर नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहली चीज कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है, क्या मेरा हाइट और वेट मेरी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है, कई लोगों की वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो ये सारे नंबर्स हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसमें हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होता है, शुगर बेटर कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल बेटर कंट्रोल होता है, हम हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं, वेलबींग्स होती है, और इसके अलावा हमारे जॉइंट्स एक्टिव होते हैं, हमारी मसल स्ट्रेंथन होती है। इसके अलावा हार्ट भी इंप्रूव होता है। हार्ट की इंप्रूवमेंट का कहने का मतलब है कि हार्ट के अंदर अलग अलग ब्लड चैनल्स हैं, 3 डिफरेंट मेजर आर्टरीज होती हैं हार्ट के अंदर, उन आर्टरीज के बीच में भी कनेक्शंस होते हैं, बट यूजुअली वो कनेक्शंस जो चैनल्स होते हैं जिनको हम कोलेटरल्स बोलते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। जितना हम हार्ट को धीमे धीमे करके स्ट्रेस देते हैं, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना हम रन करते हैं, उतना ही वो चैनल्स आपस में कोलेटरल्स डेवलप होते जाते हैं। तो अगर सपोज एक आर्टरी में सडनली ब्लॉक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, सडनली 100% आर्टरी बंद हुई, तो उस हिस्से ने काम करना बंद किया। लेकिन अगर वो पर्सन ओवर अ पीरियड टाइम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके रखे हुए है और एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये जो चैनल्स हैं ये ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करके रखेंगे, तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को हॉस्पिटल तक जाने का एक चांस आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोलेटरल्स अच्छे से डेवलप नहीं है, तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये पेशेंट्स जब होते हैं कि इनको अपनी लाइफस्टाइल को पहले से मेंटेन करके रखना है, नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर बात आती है दूसरी बात कि अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि सडनली कोलैप्स हो गए, अरेस्ट हो गया, एवरीवन बिकम फ्रीज, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, कोई पानी छिड़क रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई हिला रहा होता है। इंडिया में आज भी 2 से 4% लोग ही सीपीआर के बारे में जानते हैं। कोई भी 2 से 4% लोग ही एक्यूरेट सीपीआर जानते हैं कि बेसिक सीपीआर क्या होता है और कैसे करना होता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग भी इसके बारे में लेकिन जागरूक नहीं है। सीपीआर पे तो आपने काफ़ी अच्छा अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है इस पे तो। हाँ जी। सो सीपीआर ट्रेनिंग देना अपना, क्योंकि हेल्थ के प्रति जो अवेयर कर सकते हैं हम वो सब करना चाहिए। अगर मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, सो डेनमार्क एंड पोलैंड, दीज आर द 2 कंट्री जहाँ मोर देन 90% पॉपुलेशन नोज हाउ टू डू द सीपीआर। अच्छा। एंड ये सारा मुमकिन और हुआ, हमारे यहाँ क्या परसेंटेज है? हार्डली 2 से 4% लोग। उसके पीछे रीजन है एजुकेशन, अवेयरनेस। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू अवेयर पीपल मोर एंड मोर अबाउट द सीपीआर ट्रेनिंग। बिकॉज अगर आपने किसी को सही समय पे सीपीआर दिया तो उसके बचने के चांसेस अप टू 50% तक बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीपीआर नहीं दिया तो 99.9% दैट पेशेंट विल बी नो मोर। So we need to aware the people, we need to give a more and more awareness among the society so that everyone should know about the CPR. डेनमार्क और पोलैंड की बात करें तो वहाँ पे एक दिन में नहीं हुआ ये, उन्होंने अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में सीपीआर ट्रेनिंग कंपलसरी की। उन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, कोई भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, सीपीआर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी आपको लाइसेंस चाहिए, यू हैव टू गिव अ सीपीआर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। So then everyone becomes
aware about the CPR and everyone is certified about the CPR. In India, the awareness is still very low, and that's why we are planning to give more and more awareness about the CPR. एक और बात पूछना चाह रहा था, साउंड स्लाइटली कंट्रोवर्शियल। क्या ये जो वैक्सीनेशंस हुए थे कोविड के टाइम के, क्या वो वैक्सीनेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं सडन जो हार्ट के प्रॉब्लम्स देखना शुरू हुई है लोगों के अंदर? क्या उसका कुछ असर हुआ है इसमें? वी आर स्टिल नॉट श्योर कि ये वैक्सीनेशन की वजह से है या फिर जो कोविड हुआ था उसकी वजह से। जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय जब वैक्सीन नहीं आई थी, उस समय भी बहुत सारे जगह पर हार्ट अटैक के पेशेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। कई पेशेंट थे, यंग पेशेंट थे जिनको हार्ट अटैक हो रहा था उस समय। तो उस समय भी कोविड की वजह से, क्योंकि उस समय वैक्सीन नहीं आई थी। बट हाँ, ऐसा देखा गया है कि लास्ट 5 ईयर्स में यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक बढ़े हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें बीमारी भी बढ़ी है और साथ में बीमारी की सीवियरिटी भी बढ़ी है। ये कोविड का वजह से हुआ है, कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ है, इस पर अभी भी रिसर्च गोइंग ऑन। बट स्टिल वी कैन नॉट से कि इट्स बिकॉज ऑफ द कोविड और इज इट बिकॉज ऑफ द कोविड वैक्सीन। बट यस, उस समय कोविड वैक्सीन एक मात्र ऐसी चीज़ थी जो डिसीज की सीवियरिटी को कम कर रही थी। सो दैट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वैक्सीनेशन वॉज इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट। सो इमरान जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है और अपने आप को फिट भी रखना होता है। तो आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और कैसे चीज़ों को ओवरकम करते हैं? देखिए, मैं तो वही फॉलो करता हूँ जो अभी इतना सारा आपने बताया। ऑलमोस्ट कोशिश तो वही करता हूँ कि मैं उसको फॉलो कर सकूँ। क्योंकि शूटिंग एक बार शुरू हुई फिर ये सब रह जाता है, मतलब ना एक्सरसाइज का टाइम होता है, ना आपके कुछ बीच में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो तो खैर हम लेके जाते हैं अपनी तरफ से। तो अवॉइड ये करते हैं कि शूटिंग का खाना ना खाएं, क्योंकि वो कैटरर्स लेकर आते हैं और वो उनके उनके तरीके का बना हुआ खाना होता है। तो पहले तो अपना खाना लेकर जाते हैं। और जो अभी आपने सब बातें बोली हैं कि कोशिश ये करते हैं कि कोई भी मैदे की चीज़ या आटे की या बिस्किट्स और इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। तो अपने थोड़े से फ्रूट्स और सलाद और वो सब चीज़ें रख लेते हैं कि बीच बीच में जो गैप्स आते हैं वो लेते रहते हैं। कुछ एनर्जी ड्रिंक्स रख लेते हैं कुछ इस टाइप के। और एक्सरसाइज का ऐसा रहता है कि अगर 12 बजे भी घर आया हूँ तो फिर एक्सरसाइज या जिम जाके एक बार फ्री होके वहाँ से फिर आके घर आके दैट्स कमेंडेबल। अब आपने ये एक्टरों वाली बात तो पूछ ली कि एक्टर्स कैसे बिजी रहते हैं और उनका रूटीन क्या रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स का रूटीन क्या रहता है। आप लोगों का भी, और आप तो बिल्कुल मतलब इमरजेंसी वाले डॉक्टर हैं, जहाँ पे कि आपको मतलब कब फ़ोन आ जाएगा, कब जाना पड़ जाएगा मालूम नहीं है। हमें कम से कम रात को तो उठ के नहीं भागना पड़ता है। आप तो रात को भी उठ के भागते हैं। जी हाँ। और सुबह दोपहर और आपका एक सर्जरी, उसके बाद दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर हैक्टिक है, फिर कोई इमरजेंसी केस आ गया। आप कैसे मैनेज करते हैं? सो टफ है, चैलेंजेस हैं, नो डाउट। सो अपने आप को एक्टिव रखना इम्पॉर्टेंट होता है और अपने आप को हेल्दी रखना ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर से जब निकलूँ उसके पहले एक्सरसाइज कर लूँ। सो अपने आप को मैं 30 to 45 मिनट्स देता हूँ, जिसमें मैं अपने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, कुछ योगा करता हूँ और कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ। वो मुझे लगता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज हैज़ टू बी देयर। तो मैं अपनी कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करता हूँ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैज़ प्रूवन एज मोर इम्पॉर्टेंट देन ओनली वॉकिंग। तो अगर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक जगह वॉक अकेला कर रहे हैं तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द वॉकिंग की। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि अगर हम आप देखें तो पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? इट्स बोन एंड जॉइंट, बोन एंड मसल्स। तो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है? मसल्स में और बोन्स में। तो अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और वो ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? मसल्स में। अगर मसल्स एक्टिव नहीं है, वो सो रही हैं, तो वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगी और जब वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगी तो वहाँ पे इंसुलिन सेंसिटाइज नहीं होंगी, तो वो डायबिटीज़ की रिस्क को भी बढ़ाएंगी। ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेंगे तो वो ग्लूकोज वापस जाएगा और वापस ब्लड स्ट्रीम से जाके और वो फैट के फॉर्म में जमा होगा। वो फैट के फॉर्म में हमारे पेट के ऊपर भी जमा हो सकता है, वो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स में भी जमा हो सकता है, ब्रेन में भी जमा हो सकता है, किडनी को, लिवर को, लंग्स को, सब जगह डिपॉजिट कर सकता है। सो मसल्स को एक्टिव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में उठता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, फिर उसके बाद
एक्सरसाइज करता हूँ, 45 मिनट्स अपने आप को देता हूँ। और यस, आपने जो बताया कि नींद कई बार पूरी नहीं हो पाती है, कई बार रात को भी उठना होता है, कई बार इमरजेंसी आती है, कई बार हम जाते तो किसी टाइम पर हैं, लेकिन आते किस टाइम पे हैं वो भी हमारा कुछ आपके हाथ में नहीं होता हाथ है। में नहीं होता है। एंड समटाइम्स इवन इफ वी डोंट वांट वी हैव टू गो देयर, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन, एक ऐसा है स्पेशली कार्डियोलॉजी प्रोफेशन जहाँ पे हर एक सेकंड में ज़िंदगी बदल जाती है। वहाँ पे हमें एवरी टाइम वी हैव टू बी एक्टिव, और जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप को भी कंसंट्रेट करके रखना होता है। भले ही हम रात को 2 बजे उठ के जा रहे होते हैं, नींद में से उठ के भी जा रहे होते हैं, बट सो मेरे साथ एक ये है कि जब भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कैथ लैब के अंदर जाता हूँ, ऑपरेशन में स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं नींद सब भूल जाता हूँ। देयर इज नो नींद, देयर इज नो टायर्डनेस, नो वीकनेस, नथिंग। इट्स ऑल अबाउट द पेशेंट, ऑल अबाउट द प्रोसीजर। वंस इट्स डन, देन ओनली आई गेट सेटिस्फाइड, बिकॉज दैट give me that satisfaction, that a good procedure give me more satisfaction and passion to give more and more from my side. लैक ऑफ स्लीप कैसे मैनेज करते हैं? So sleep is a problem. Sometimes I get a 7 hour sleep, good sleep, but sometimes I just get a 3 to 4 hour sleep. So that is still a problem. So I'm trying to तो figure it out. आपका लैक ऑफ स्लीप जो है वो आपकी स्किल्स को, आपके प्रोसीजर को कहीं अफेक्ट नहीं करता? अभी तक तो नहीं, बट डाउन द लाइन इट माइट अफेक्ट। सो आई एम वर्किंग ऑन इट कि कैसे इसको लैक ऑफ स्लीप को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, ये जो सारी बातें आपने बताई, एक आम आदमी इतनी सारी बातें जानता नहीं है। मेरे ख्याल से कई लोग तो सीपीआर का नाम भी नहीं जानते होंगे क्या चीज़ होती है। तो एक आम आदमी को जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, घर बैठा हुआ है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको क्या बताना चाहेंगे कि तुम क्या करो कि तुम्हारी हेल्थ जो है कम से कम एक मेंटेन तो रहे? एक जनरल पब्लिक के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, मैं ये 5 चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट इज़ नो योर नंबर्स। आपका ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, आपके शुगर का लेवल क्या है, आपकी हाइट और वेट दोनों आपकी एज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो पहली चीज़। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप कोई एडिक्शन कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। थर्ड थिंग, डू रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वॉक भी करिए। नॉर्मल वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, इट हैज़ टू बी अ ब्रिस्क वॉक, तेज चलना है। सेकंड थिंग, कोशिश करिए कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें। जरूरी नहीं आप जिम जाएं, घर पे ही आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी मसल्स को एक्टिव रख सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म पे भी फ़ायदा देगा, आपके जॉइंट्स को और मसल्स को एक्टिव रखेगा, और 80 साल की उम्र पे भी आप खड़े होकर बिना किसी सहारे के चल पाएंगे। फोर्थ, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही हैं तो उनको प्रॉपर लें, दवाइयाँ लें, बराबर से लें। डॉक्टर्स जो आपको सलाह दे रहे हैं दवाइयों की, उनको स्किप ना करें। और 5वीं और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें और स्लीप को कंट्रोल करें। हम डॉक्टर्स भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से फॉलो कर पाते हैं और बहुत सारी नहीं भी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने सिम्टम्स को डिनायल मोड में ना रखें। अगर रात को 2 बजे अगर आपको कुछ चीज़ हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लें। इस उसमें ना रहें कि गैस होगा, कुछ होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को 2 बजे कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, आपने सोचा गैस का होगा, और सुबह तक पता चला कि वो हार्ट अटैक था। और पेशेंट, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी एक हुआ है, जैसे अभी जसपाल राणा के साथ हुआ है, कि वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहे, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि गोल्डन पीरियड इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो शुरू के 3 घंटे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे लाइफ सेव भी हो सकती है और उसके बाद लाइफ बदल भी सकती है। जो आपने बेली वाली बात बोली, तो क्या हम लोगों के एक डीएनए में है ये? हम लोग मतलब इंडियंस की बेली बड़ी होती है। मैंने देखा बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ वहाँ थोड़ा सा फ्लैट स्टमक होता है लोगों का, लेकिन हम लोगों का जो पेट है वो ज़रा ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो क्या हम लोगों के डीएनए में कुछ है ऐसा, या ये हम लोगों के खान पान में है? नहीं, डीएनए में नहीं है हमारे, ये हमारी लाइफस्टाइल में है। हम जो भी खा रहे हैं, मसल्स को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अल्टीमेटली जमा हो रहा है हमारी बेली। सो ये जो वेस्ट है, ये जो हमारी टमी है, उसका बढ़ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सारा सब कुछ जो भी जमा हो रहा है वो यहाँ जमा हो रहा है। इसको अपन को अवॉइड करना है हम सभी को। तो अल्टीमेटली उसका तरीका है कि एक्सरसाइज करना, मसल्स को एक्टिव करना, जिससे ग्लूकोज और सारी चीज़ें मसल्स के लेवल पे एक्टिव।